प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। खिलजी राजवंश की स्थापना को इतिहासकारों ने क्रांति शब्द से संबोधित किया है, अर्थात एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसको बताया, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। खिलजी राजवंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है और जब वो शासक बना उस समय उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक केकुबाद के द्वारा बनाए हुए किलोकरी के अपूर्ण महल में करवाया था, क्योंकि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह बलबन के महल में अपना राज्यारोहण करवाता। जलालुद्दीन खिलजी स्वभाव से ही बहुत विनम्र, उदार और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसको कई अमीर उसकी कमजोरी भी मानते थे। ऐसा नहीं था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक शक्तिहीन और कमज़ोर व्यक्ति था। बलबन के समय से ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से उसने भारत की रक्षा की और उस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए कार्य किया, परंतु फिर भी अवस्था के अनुसार उसमें कई कमजोरियां धीरे धीरे आने लगी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भूलो और माफ़ करो की नीति में विश्वास करता था, जिस कारण से कई बार उसने गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों को भी उसने क्षमा कर दी। वो ये कहा करता था कि मैं राज्य जैसे क्षणभंगुर वस्तु के लिए एक भी मुसलमान की हत्या करना नहीं चाहता हूँ। उसकी इसी उदारता और दयालुता के कारण धीरे धीरे उसके साम्राज्य में विद्रोह उठ खड़े हुए। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो था मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में। मलिक छज्जू जो कि इल्बरी तुर्क वंश से संबंधित था, और चूंकि खिलजियों ने अब शासन पर अधिकार कर लिया था, इस कारण से धीरे धीरे इल्बरी तुर्क सरदार मलिक छज्जू के नेतृत्व में इकट्ठे होने लगे। और मलिक छज्जू जो कि कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, उसने अपने को सुल्तान घोषित कर दिया और विद्रोह का झंडा उठा लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा मलिक छज्जू के खिलाफ सेना तैयार की गई और अपने पुत्र अरकली खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई। मलिक छज्जू पराजित हुआ और उसको बंदी बना लिया गया। जब बंदी बनाकर मलिक छज्जू को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने लाया गया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फूट फूट कर रो पड़ा और उसने कहा कि ऐसे कुलीन बंदी को बेड़ियों में जकड़े हुए मैं नहीं देख सकता। उसने तुरंत आदेश दिया और छज्जू को मुक्त कर दिया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए और रात्रि को उसके सम्मान में भोजन का आयोजन भी किया गया। बाद में मलिक छज्जू को माफ़ भी कर दिया गया और कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी उससे छीन ली और मुल्तान उसको भेज दिया गया। इसी प्रकार से सीदी मौला का विद्रोह हुआ। सीदी मौला जो कि पंजाब अजोधन में फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, जो कि एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे, उनका शिष्य था और सीदी मौला के हजारों अनुयायी थे। सीदी मौला के व्यवहार से ये लग रहा था कि वो धीरे धीरे सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। परिणाम स्वरूप जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सीदी मौला को दरबार में बुलाया गया
और वाद विवाद के अंतर्गत गुस्सा होने के कारण जलालुद्दीन के द्वारा सिद्दी मौला का कत्ल करवा दिया गया और इस प्रकार से उसके विद्रोह का भी अंत कर दिया गया। इसी प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई, मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी। मंगोलों के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पे प्रारंभ से ही आक्रमण हो रहे थे और गुलाम वंश के शासन के दौरान भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों का सामना किया था। इस कारण से जैसे ही सूचना मिली मंगोल आक्रमण की, तुरंत सेना सहित उत्तर पश्चिम की तरफ रवाना हुआ। मंगोलों से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की टक्कर हुई और उसने मंगोलों को परास्त करने में सफलता प्राप्त कर ली, परंतु फिर भी भागती हुई मंगोल सेना के ऊपर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण नहीं किया, बल्कि उनको शांतिपूर्वक वहाँ से जाने दिया। उसी समय कुछ मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया। ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले लोग बाद में उलूग खां के नेतृत्व में दिल्ली के पास ही बस गए, जो कि बाद में नव मुसलमानों के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उदार स्वभाव के कारण उसके साम्राज्य में विद्रोह हुए और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन विद्रोहों का दमन भी कर दिया, परंतु फिर भी उसने अपराधियों को क्षमा कर दिया। उसके महत्वपूर्ण सरदारों के द्वारा उसकी इस नीति को राज्य के लिए घातक भी बताया गया, परंतु फिर भी उसने जो है क्षमा करने की नीति को आगे भी जारी रखा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जो प्रमुख सैन्य अभियान किए गए वो निम्न प्रकार से थे। हालांकि उसको इन प्रमुख अभियानों में कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के ऊपर था 1290 ईस्वी में, और उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, जो कि काफ़ी शक्तिशाली था। रणथंभौर के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, जिसको झाइन का दुर्ग कहा जाता है, उसको जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जीत लिया गया। वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया और वहाँ से आगे बढ़कर रणथंभौर के किले के ऊपर घेरा डाला गया, परंतु किले की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर जलालुद्दीन को लगा कि इसको जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो जलालुद्दीन ने ये कहते हुए रणथंभौर के किले से अपना घेरा उठा लिया कि ऐसे सैकड़ों किलों को मैं एक मुसलमान के बाल से भी कहने का मतलब एक मुसलमान के सिर का बाल ऐसे सैकड़ों किलो से अधिक मूल्यवान है। ऐसा कहते हुए उसने अपना घेरा उठा लिया, अर्थात रणथंभौर आक्रमण जो है उसका सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार 1291 में मंडोर के ऊपर आक्रमण किया गया और मंडोर के ऊपर अधिकार करने में उसको सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नेतृत्व में ये 2 अभियान किए गए और उन अभियानों में उसको आंशिक सफलता प्राप्त हुई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही उसको कुछ अन्य सैन्य सफलताएं भी प्राप्त हुई, परंतु उनका नेतृत्व वह स्वयं नहीं करके उसका भतीजा व दामाद अली गुरसस्प कर रहा था, और उसके नेतृत्व में जो सफलता मिली वो पहली सफलता थी मालवा के ऊपर अधिकार 1292 ईस्वी। अली गुरसस्प, जो कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, काफ़ी वीर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा व दामाद भी था। मलिक छज्जू के विद्रोह के बाद कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी अली गुरसस्प के पास थी और अली गुरसस्प ने सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके 1292 ईस्वी में मालवा पर अभियान किया और भिलसा, चंदेरी आदि को जीतने में इसको सफलता भी प्राप्त हुई और वहाँ से
अपार धन संपत्ति भी जो है लूट में अलाउद्दीन खिलजी को या अली गुरशस्प को प्राप्त हुई, जिसमें से कुछ हिस्सा सुल्तान के पास भी भेज दिया गया। और इस विजय से खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको अवध का सूबेदार भी बना दिया गया। इसी प्रकार 1294 ईस्वी में इसी प्रकार 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है चंदेरी पर आक्रमण की अनुमति सुल्तान से प्राप्त की गई, जो कि मालवा के अंदर ही था, परंतु उसका उद्देश्य कोई और था और चालाकी पूर्वक चंदेरी अभियान की अनुमति प्राप्त करके वो दक्षिण में देवगिरी तक जा पहुंचा और देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने या अली गुरशस्प ने देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ के शासक का पुत्र शंकरदेव दक्षिणी अभियान पे सेना सहित गया हुआ था। इस कारण से रामचंद्र देव के सामने अधीनता स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने कुछ बहुमूल्य रत्न और धन का प्रलोभन देकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर ली, परंतु जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी वापस देवगिरी से लौट रहा था तो शंकरदेव अपनी सेना सहित वापस आ गया और उसने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी और शंकरदेव के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में शंकरदेव की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप दोबारा से रामचंद्र देव को फिर संधि करनी पड़ी और अब की बार संधि की शर्तें बहुत ही कठोरता पूर्वक तय की गई और बहुत सारा धन जो है देवगिरी से अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ एलिचपुर का क्षेत्र भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकार में ले लिया। परंतु सबसे उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि देवगिरी पे आक्रमण की अलाउद्दीन खिलजी ने या अली गुरशस्प ने दिल्ली के सुल्तान से अनुमति प्राप्त नहीं की थी। बिना अनुमति के देवगिरी अभियान करके अपार धन संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी ने या अली गुरशस्प ने प्राप्त कर ली थी। जब इसकी सूचना सुल्तान को प्राप्त हुई तो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाराज हुए और कई अली गुरशस्प के विद्रोहियों के द्वारा भी सुल्तान को भड़काया गया कि अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरशस्प का आचरण सुल्तान के प्रति सही नहीं है। परंतु फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने छोटे भाई अलमास बेग के माध्यम से सुल्तान को राजी कर लिया, अपने बहकावे में ले लिया और सुल्तान से प्रार्थना की कि अली गुरशस्प जो है सुल्तान से काफ़ी भयभीत है, क्योंकि उसने देवगिरी अभियान उनकी अनुमति के बिना किया है, इसलिए उसको डर है। इसी कारण से वह लूट का सामान भी सुल्तान के पास नहीं भेज पा रहा है। अगर सुल्तान उसके इस कृत्य को, इस अपराध को अगर क्षमा कर दे तो वह सुल्तान से मिलने के लिए तैयार है। जब जलालुद्दीन खिलजी को इस प्रकार का संदेश प्राप्त हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी खुद उससे मिलने के लिए कड़ा और मानिकपुर के लिए रवाना हुआ। उसके विश्वस्त सरदारों के द्वारा उसको मना किया गया कि ये अली गुरशस्प की चाल है, परंतु फिर भी चूंकि अपने भतीजे और दामाद पे उसको अनन्य विश्वास था, इस कारण से वो दिल्ली से रवाना हुआ सेना सहित। परंतु जैसे ही अली गुरशस्प को पता चला कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेना के साथ कड़ा और मानिकपुर आ रहा है, तो उसने फिर अपने दूत के माध्यम से संदेश भिजवाया कि अगर वो सुल्तान सेना के साथ आएगा तो मैं बंगाल की तरफ भाग जाऊंगा या डर के मारे आत्महत्या कर लूँगा। और संदेश वाहक के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को
बिना सेना के ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए राजी कर लिया और जलालुद्दीन खिलजी गंगा नदी पार कर मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जैसे ही नाव से उतरा, अलाउद्दीन खिलजी उर्फ अली गुरसस्प ने सुल्तान के पैरों में अपना सिर झुका दिया। जैसे ही सुल्तान ने उसको उठाकर गले लगाने का प्रयास किया, अलाउद्दीन खिलजी के इशारे से उसके एक विश्वस्त सैनिक ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर तलवार से वार किया। तलवार से घायल होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कहते हुए भागा, अरे धोखेबाज, तूने ये क्या कर दिया। और दूसरे सैनिक के द्वारा झपटे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर धड़ से अलग कर दिया गया। और इस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को 1296 ईस्वी में अपने ही भतीजे व दामाद अली गुरसस्प के द्वारा, जो कि कड़ावर मानिकपुर का सूबेदार था, के द्वारा धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। और इस घटना पर का उल्लेख बर्नी ने भी अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही के अंदर किया और कहा है कि शहीद सुल्तान के सिर से रक्त की बूंदें अभी टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर शाही चंदोबा सजाया गया, अर्थात दिल्ली का नया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना 1296 ईस्वी में। और बाद में 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के ऊपर शासन किया और वो अपने कई नवीन कार्यों के लिए इतिहास में आज भी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। एक बार अपन भारत के नक्शे के ऊपर नज़र डालेंगे। महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनकी चर्चा आज के इस लेक्चर में की है उनको अपन नक्शे पे देखेंगे। सल्तनत कालीन राजधानी का केंद्र अर्थात दिल्ली, जो कि यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है रणथंबोर अभियान किया, उसकी स्थिति इस प्रकार से है, पूर्वी राजस्थान के अंदर है। इसी प्रकार कड़ा और मानिकपुर, जहाँ का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी स्थिति इलाहाबाद अर्थात गंगा नदी के पास स्थित है। कड़ा और मानिकपुर, जहाँ का सूबेदार अली गुरसस्पिया अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया, उसी के पास में अवध, जो बाद में मालवा अभियान के बाद में उसको प्राप्त हुआ, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी कड़ा, मानिकपुर और अवध का सूबेदार था सुल्तान बनने से पहले। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा अभियान किया और भिलसा को लूटा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसी प्रकार चंदेरी पर आक्रमण की अनुमति लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया, जो कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। पहली बार जो है दक्षिण भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। और देवगिरी, जहाँ का शासक रामचंद्र देव था, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति हुई थी और इसी धन के बल पर वो सुल्तान बनने में सफल हुआ था। तो इस प्रकार से जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी अतिशय उदारता और विश्वास के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके बाद बनने वाला खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसकी बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।